बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं अल्ताफ़ अहमद नाम है और ताल्लुक़ जो है वो रहीम खान से है। अ, आज जो हमारा टॉपिक है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। और रिसेंटली जो हमने स्टडी किया था वो हमारे पास चार्ट पैटर्न्स था, जो हमें पता चलता है चार्ट को जूम आउट करके, जिसमें हमारे पास मल्टीपल कैंडल्स जो होती हैं, वो जूम आउट करने के बाद लाइंस की सूरत में नज़र आ रही होती हैं या बार चार्ट की तरह नज़र आ रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन चार्ट के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स को स्टडी करके अंदाज़ा लगाते हैं या खुद से एनालाइज करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। उसके अलावा हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके, यानी कि ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करके, हम ट्रेंड के साथ साथ आगे फर्दर ऑन ट्रेंड के कंटिन्यूशन को और ट्रेंड के रिवर्सल होने को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स के थ्रू। वो भी हमने कल जो है वो इस टॉपिक पे बात भी की थी और इसको डिटेल से समझा भी था। तो आज हमारा टॉपिक टॉपिक जो है वो चूंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके ऊपर मैं यही चाहूँगा कि आप लोग तवज्जो रखें। ये वो टॉपिक है जिसके अंदर आपको इतने ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे ना कैंडल्स के, इतने ज़्यादा आपको शेप्स मिलेंगी कैंडल्स की। जो भी पॉसिबल शेप्स होंगे हम उनको स्टडी करेंगे। उसमें से भी अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि 100 डिफरेंट शेप्स हैं, तो उसमें से हम सिर्फ 10 से 12 को स्टडी करेंगे जो मोस्टली आपको नज़र आएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। आप लोग एक बार जो है वो चैट में बताइएगा मेरी स्क्रीन जो है वो आप लोगों को शेयर हो रही है। आप मुझे एक बार चैट में बता दें मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है। मैं चैट ओपन करके देख रहा हूँ। आप बताइएगा मेरी स्क्रीन क्लियर है, आप लोगों को नज़र आ रही है? कोई दो चार लोग मैसेज कर दें ताकि आइडिया हो जाए। अगर कोई नया है तो नीचे चैट का ऑप्शन मिला होगा, उसको चैट के ऑप्शन में बता सकता है। क्लियर है? आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, आवाज़ भी आ रही है? फिर कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो, अगर आपको हमारी ट्रेंड्स वाली क्लास याद होगी, यानी कि थर्ड क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने बिल्कुल एंड के ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन को स्टडी किया था। एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है और इसके बैक एंड के ऊपर पूरी स्टोरी होती क्या है, एक कैंडल क्यों बनती है, ये क्या इंडिकेशन देती है। ये जो है ना वो हमने वहाँ पे डिटेल में बात की थी। बट आज उसका लुबे लुबाब बता देता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना वो यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में पढ़ेंगे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। एवरी ट्रेडर शुड नो। इसके बारे में आपको पता होना लाजमी है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ताकि जब आप मार्केट देख रहे होते हैं, अब आप एक नॉर्मल बंदे को देखें जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो बंदा जब चार्ट ओपन करके देखता है तो उसको जो है वो ऐसे लगता है कि ये चार्ट नहीं चिली मिली कैंडी है, क्योंकि कहीं पे ग्रीन है और कहीं पे रेड है, और पता नहीं शायद ये कोई गेम है और ये बस ऊपर या नीचे हो रही है मार्केट। लेकिन जब आप एक ट्रेडर होते हो, तब आप जब चार्ट को देखते हो तो आपको ग्रीन और रेड कैंडल के अंदर पूरी एक हिस्ट्री नजर आ रही होती है। आपको नजर आ रहा होता है कि बैक एंड प्रेस कैंडल की जो फॉर्मेशन हुई है उसकी जो है ना वो मेन रीजन क्या है। ऐसा क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल ही बनी, ऐसा क्या हुआ कि रेड कैंडल ही बनी। तो इसके पीछे इस कैंडल को बनने में कितना टाइम लगा, कितना वॉल्यूम लगा, कितना लोगों ने पैसा लगाया, कितना लोगों ने जोर लगाया कि ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल बने। एट द एंड जब कैंडल कंप्लीट हुई तो हमें तब पता चला कि कौन विन कर चुका है। सेलर्स विन कर चुके हैं या बायर्स विन कर चुके हैं। जब बायर विन करते हैं तो ग्रीन कैंडल बनती है, और जब सेलर्स विन करते हैं तो रेड कैंडल बनती है। अच्छा, आज से कुछ साल पीछे चले जाएं जब ये कैंडल्स का कलर जो है ना वो ग्रीन और रेड नहीं हुआ करता था। अब तो हम कस्टम कोई भी कलर रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। बट पहले जो कलर्स चलते होते थे वो ब्लैक और वाइट चलते होते थे।
ठीक है, यानी कि अगर ट्रेडिंग का टाइम देखा जाए और जब से ये कैंडल स्टिक पैटर्न वाला चार्ट आया है, इसमें ज्यादा जो टाइम गुजरा है वो ब्लैक एंड वाइट कैंडल्स का टाइम गुजरा है। इसलिए जो है ना वो ब्लैक और वाइट हमें रिप्रेजेंट करते हैं बाय और सेल को। जो व्हाइट कलर की कैंडल होगी ये बाय की कैंडल होगी, जो ब्लैक कलर की कैंडल होगी ये सेल की कैंडल होगी। कलरफुल भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी कलर रखें। आप कहते हैं बाय पे मैं ब्लू कलर रख देता हूँ और जो है वो सेल के ऊपर मैं ऑरेंज कलर रख देता हूँ, तो कोई भी कलर आप सेट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। आपकी जो रिलेटेड ऐप है, जिस ऐप पे आप ट्रेड करते हैं, वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन मेन चीज जो होती है वो कलर्स नहीं होते, मेन चीज ये होती है कि एट द एंड एक कैंडल जो फॉर्म हुई है उसके पीछे मेन रीजन है क्या। ठीक है। अब ये कैंडल जो फॉर्म हुई, इसके जो डिफरेंट नाम है या इसके जो बॉडी पार्ट्स के नाम है वो यहाँ पे सामने लिखे भी हुए हैं, मैंने पिछली बार भी बता दिए थे। मैं दोबारा जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो हमारे बीच में ये जो व्हाइट कलर का सारा पार्ट या ब्लैक कलर का सारा पार्ट नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं बॉडी। ये कैंडल की बॉडी होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि कैंडल की डायरेक्शन क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये ऊपर जो विक बनी हुई है, इसे शेडो भी कहते हैं, बार भी कहते हैं। तो हम इसे मोस्टली विक कहेंगे क्योंकि मोस्टली लोग इसे विक का नाम से पुकारते हैं। शेडो भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा, अपर शेडो, लोअर शेडो, लोअर शेडो। तो ये जो विक होती है ये हमें कैंडल की हिस्ट्री बताती है कि मार्केट इतना ऊपर तक गई थी लेकिन यहाँ से वापस आ गई, और ये इतना नीचे तक गई थी, यहाँ से वापस आ गई। ठीक है। ये जो विक्स होती है बेसिकली हमें ये बताती है, और हर कैंडल में विक का साइज सेम नहीं होता, कहीं पे बहुत ज्यादा बड़ी विक्स होती है, किसी में विक होती नहीं है, या किसी में दरमियानी विक होती है। ठीक है। अब जो बाय की कैंडल होती है वो हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है। और जो रेड कलर की कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। ठीक है। अगर हम कल चार्ट पैटर्न्स को स्टडी कर रहे थे तो वहां पे हम दो पॉइंट्स को लेके चल रहे थे, एक हमारे पास हाई का पॉइंट था, एक लो का पॉइंट था। अब चूंकि हम चार्ट देख रहे थे तो हम सबसे हाईएस्ट पॉइंट को हाई का नाम दे रहे थे और सबसे लोएस्ट पॉइंट को लो का नाम दे रहे थे। तो चूंकि अब चार्ट को हम जूम कर चुके हुए हैं, जूम करके एक एक कैंडल पे फोकस कर रहे हैं, तो कैंडल की जो विक होगी, जो ऊपर वाली साइड होगी उसे हम हाई का नाम देंगे, और जो नीचे वाली साइड होगी उसे हम लो का नाम देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है। पैटर्न तो नहीं है खैर, ये कैंडलस्टिक है बेसिकली, जिसको समझने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि इसके बैकएंड पे ऐसा क्या होता है कि ये कैंडल फॉर्म होती है। तो मैंने बता दिया कि बायर्स और सेलर्स की पूरी दुनिया में जंग होती है, और उस जंग की बेस के ऊपर जो जीतता है उस कलर की कैंडल फॉर्म होती है। और हमारे सामने ये जो है वो एक चार्ट की सूरत में हमें नजर आ रही होती है, जो नॉर्मल बंदे की नज़र में या तो वो जुआ है, या तो पता नहीं ये गैम्बलिंग है, या पता नहीं ये सट्टा है, या मुख्तलिफ नाम दे देंगे। लेकिन हमारी नज़र में इसके पीछे बहुत बड़ी जो है वो स्टोरी छुपी हुई होती है। उस स्टोरी को समझते समझते हम एनालाइज करते हैं कि आगे मार्केट की कंडीशन क्या होगी, मार्केट के किस पॉइंट के ऊपर बायर्स बैठे हुए हैं, किस पॉइंट के ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं। कौन सी कैंडल हमें बताएगी कि अब आगे जो है ना वो हमारा मेन जो एनिमी बैठा हुआ है वो बायर है या सेलर है। ये कैंडल्स के पैटर्न्स के साथ हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारे पास फॉर्मेशन आ गई। अब हमारे पास कैंडल की डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म्स है हमारे पास कैंडल की। अ, ये जो हमारे पास नीचे नजर आ रही है डिफरेंट इसकी शेप्स वगैरह। लेकिन हम नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एक डोजी के ऊपर। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है। ट्रेडिंग एक फील्ड है। दुनिया में बहुत सारी फील्ड्स हैं, हम मानते हैं कि डॉक्टर्स की भी फील्ड है, लॉयर्स की भी फील्ड है, इसी तरह हर शोबा अलग अलग है। ठीक है। और दुनिया का एक असूल है कि हर शोबे में से एक बंदा ऐसा होता है जो उस शोबे का एक्सपर्ट होता है, और उसी के अंदर वो फेम भी लेता है, और उसी से वो पहचाना जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि गाड़ियों के अंदर अगर मॉडर्न गाड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बात करें, तो सबसे पहला नाम आता है इलोन मस्क का, क्योंकि वो वहाँ का एक्सपर्ट भी है, उसने वहां से पैसा भी कमाया और फेम भी कमाया, और आज वो बिलियनियर है, और आज हम हर एक बंदा उसको जानता है इलोन मस्क को, क्योंकि वो टेस्ला का ओनर है। उसके अलावा हम आईफोन की बात करते हैं या टच स्क्रीन की बात करते हैं, तो टच स्क्रीन इन्वेंट करने वाला बंदा स्टीव जॉब्स, जो 2010 में मर गया। तो वो हमारे जहन में आता है कि यार ये एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये एक फील्ड बन चुका हुआ है, ये एक सेलिंग बिजनेस बन चुका हुआ है, और इस बिजनेस के अंदर जो सबसे टॉप पे था वो स्टीव जॉब्स था। ठीक है। इस तरह फर्दर ऑन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या कुछ भी देखते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, हमें वहाँ का एक एक्सपर्ट मिलता ही मिलता है। इसी तरह ट्रेडिंग की अगर बात करें तो ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट पाए गए थे
जिन्होंने ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई। इन्होंने ऐसे ऐसे तरीके निकाले कि जिससे हम जो है वो मार्केट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्होंने इंडिकेटर्स बनाए, इन्होंने जो है वो डिफरेंट थ्योरीज बनाए, जिन थ्योरीज से हमें हमारे लिए ट्रेड करना आसान हो गया। ठीक है। और वो जो मोस्टली लोग थे वो जापान से थे, तो इसलिए जो है वो ये लोग जिस भी नई चीज को लोगों के सामने रखते थे उनका नाम जो है वो जापानी लैंग्वेज में रखते होते थे। ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये नाम आ रहे हैं कैंडल्स के, ये जापानीज लैंग्वेज है। बेसिकली मोस्टली जो कैंडल्स है वो जापानीज है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आया था डोजी। अब डोजी जो होता है ना वो सादा लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो इसकी शेप एक ड्रैगन फ्लाई की तरह की होती है। ड्रैगन फ्लाई अगर आपने देखो, जिसे हम हेलीकॉप्टर कहते हैं, थोड़ी उस तरह की होती है। लेकिन हम अगर टेक्निकल वे में इसको देखें तो टेक्निकल वे में आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। ये मेरे माउस को फॉलो कीजिएगा, ये इस तरह, यानी कि एक क्रॉस की शेप, जैसे क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है, उस क्रॉस की शेप में कुछ इस तरह होती है कि इसमें कैंडल की बॉडी नहीं होती। ठीक है। यानी कि बॉडी नहीं है लेकिन विक्स है, सिर्फ सिर्फ विक्स, और बॉडी नहीं है। इसे हम कहेंगे डोजी कैंडल। ठीक है। ये तो हमारे पास डोजी आ गया। अब दो कैंडल्स को हट के ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ट्रेडिंग में हमारे सामने चार्ट होता है। ठीक है। चार्ट में हमें जो है ना वो कैंडल्स नजर आ रही होती हैं। अब इन कैंडल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, किसी की विक बड़ी है, किसी की बॉडी बड़ी है। ठीक है। लेकिन जो हम कैंडल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो कैंडल, जो हमारे पास कैंडल का पैटर्न है या कैंडल की जो शेप है, अगर वो चार्ट के बॉटम पे बनेगी, यानी कि नीचे, आपने एनालाइज किया, आपने देखा डाउन ट्रेंड है, मार्केट हाई लो बना रही है, अगर लोएस्ट पॉइंट के ऊपर वो कैंडल बनती है तो इसका मतलब मार्केट को ये चेंज कर सकती है। अगर ये बॉटम पे बनी तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। यानी कि वो कैंडल अगर नीचे बनी तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर टॉप पे बनी हाईएस्ट पॉइंट पे तो इसका मतलब मार्केट नीचे आएगी। ठीक है। आगे चल के काफी सारी कैंडल्स की बेस पे आपको समझाऊंगा। अच्छा, कैंडल्स भी तीन तरह की होती है, ये मैं पहले बता दूं आपको। एक कैंडल हमारे पास होती है सिंगल कैंडल स्टिक, यानी कि जो एक कैंडल की शेप को हम देख के आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो होता है इसके चांसेस आप ये कह लें कि 50-50 होते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मार्केट खुद की डायरेक्शन को चेंज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। ठीक है। इसके अलावा आए थे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, यानी कि जिसमें हम दो कैंडल्स को देखते हैं एक साथ, के दो कैंडल्स की क्या शेप बनेगी, तो हम जो है वो मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ट्रेंड रिवर्सल है, ट्रेंड कंटिन्यूशन है। मोस्टली ट्रेंड रिवर्सल होता है, क्योंकि अगर वो बॉटम पे बनी तो मार्केट ऊपर जाएगी, टॉप पे बनी तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है। कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिसमें कलर मैटर करते हैं, कुछ कैंडल्स ऐसे हैं जिसमें कलर्स मैटर नहीं करते। तीसरी हमारे पास ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न था उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है कि वाकई वो ट्रेंड को रिवर्स करेगी, वो 70% के करीब होती है। कि 70% चांस है कि अगर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई किया तो वो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। उसके अलावा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो तकरीबन 90% के करीब होगी, यानी कि ज्यादा पायदार और ज्यादा जबरदस्त। उसमें हम तीन कैंडल्स को स्टडी करते हैं कि तीन कैंडल्स की क्या शेप बनेगी, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट जो है वो आगे अपनी डायरेक्शन में नेक्स्ट जो है वो मूव करेगी। और अपने ट्रेंड को जो है वो रिवर्स करने के चांसेस होंगे। अगर वो बॉटम पे बनता है तो टॉप पे जाएगी, टॉप पे बनता है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो पहली हमारे पास कैंडल डोजी है। डोजी जो है वो, इसमें हमारे पास कोई बॉडी नहीं होती। अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर ये चार्ट के टॉप पे बनेगी तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक क्रॉस का साइन था। क्रॉस के साइन के बाद हमारे पास है एक है लॉन्ग लेग्ड डोजी। ठीक है। लंबी टांग वाला डोजी। इसमें विक्स और भी ज्यादा बड़ी है लेकिन बॉडी कोई नहीं है। लेकिन एट दी एंड ये है तो डोजी ही, डोजी की टाइप है। तो ये अगर चार्ट के टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी, चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। एक ये कैंडल हो गई। उसके अलावा ये ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन का आपको पता होगा, कब्र का पत्थर जो होता है उसको कहते हैं। आपने देखा होगा नीचे कब्र होती है और उसके ऊपर पत्थर होता है। यानी कि इस कैंडल के अंदर आप नोटिस करेंगे कि बॉडी जो है वो बहुत बारीक है, यानी कि बॉडी है ही नहीं एक तरह से कैंडल की। और उसकी नीचे वाली विक कोई नहीं है, ऊपर वाली विक बहुत बड़ी है। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ग्रेव स्टोन डोजी। अगर ये चार्ट के हाई वाले पॉइंट पे बनती है तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। अगर ये चार्ट के लो वाले पॉइंट पे बनती है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। यहाँ पे हमारे पास चार्ट की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे टॉप पे बनी है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको आइडिया होगा कि ये देखें हमारे पास एक डोजी कैंडल बनी है।
जिसमें जो है ना वो इतनी सी बॉडी है और ये ऊपर वाली विक बहुत बड़ी है। तो हमारे पास ये ग्रेवस्टोन डोजी बन गया। यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई है। अच्छा, अब इसमें भी कंफर्मेशन होती है। कंफर्मेशन मैं जो है वो आपको एंड में बताऊंगा, ताकि जो है वो आपको फिर सारी कैंडल्स के ऊपर अप्लाई करना आसान हो। साथ साथ बताऊंगा तो फिर साथ साथ बताना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी है। ये ऊपर होगा तो मार्केट नीचे जाएगी, ये नीचे होगा तो मार्केट ऊपर है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर आएगा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी हेलीकॉप्टर वाली, ये एग्जैक्ट लुक है उसकी कि ऊपर बॉडी है, नीचे वाली विक है, ऊपर वाली विक कोई नहीं है। ये बॉटम पे बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, टॉप पे बनेगी तो मार्केट नीचे आएगी। बेसिकली शेप सेम होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन हमने जो मेन कंसेप्ट समझना होता है कि जो डोजी कैंडल है इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उसमें बॉडी नहीं होती, ठीक है, और विक्स होती है सिर्फ। तो हम इसे जो है ना वो डोजी कहेंगे। अब इसमें ग्रेव स्टोन डोजी भी आएगा, लॉन्ग लेग डोजी भी आएगा और ड्रैगन फ्लाई डोजी भी आ सकता है। इसके डिफरेंट शेप्स हैं। लेकिन एट द एंड हमें देख के समझ आ जानी चाहिए कि ये जो कैंडल बन रही है ये डोजी कैंडल है, बॉटम पे बनी है, तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट अपनी डायरेक्शन को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। अगर ये टॉप पे बनी है तो हम कहेंगे कि मार्केट अपनी डायरेक्शन नीचे की तरफ लेके आएगी। ये हमारे पास एक इंडिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है हैंगमैन कैंडल। ठीक है, लटका हुआ इंसान। अगर आपने पुराने वक्तों को देखा होगा तो लोगों को जो सूली चढ़ाया जाता था वो इस तरह चढ़ाया जाता था कि एक खंबा सा होता था, उस खंबे के ऊपर उसको लटका दिया जाता था। तो इसको कहते थे हैंगमैन, यानी कि एक इंसान को लटका दिया गया है। तो इस कैंडल की शेप जो है ना कुछ इस तरह की होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया डोजी के अंदर तो आपको कोई कलर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, वो ना रेड होगी ना ग्रीन। लेकिन यहाँ पे अगर आते हैं तो ये जो हमारे पास है हैंगमैन, हैंगमैन कैंडल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी शक्ल एक हथौड़े की तरह भी है। ठीक है, इसको हैमर भी कह सकते हैं। उसके अलावा ये इसको हम हैंगमैन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये चार्ट के टॉप पे बनता है और इसको ये मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और अगर ये बॉटम पे बनता है तो इसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके आते हैं। लेकिन एट द एंड इस कैंडल का नाम जो होता है वो हैमर होता है। ये हथौड़े की लुक की तरह की कैंडल होती है। इसकी बॉडी जो है वो इतनी छोटी सी होती है, लेकिन जो विक होती है वो इतनी बड़ी होती है कि ये जो बॉडी है इसको मल्टीप्लाई अगर 3 कर दिया जाए तो वो इस विक के अंदर पूरा आ जाए। 3 या इससे ज्यादा, 3 या इससे ज्यादा बॉडी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि जितनी बॉडी है इतना हिस्सा मैं और नीचे रख दूं, इतना हिस्सा और नीचे रख दूं, इतना हिस्सा और नीचे रख दूं, तो कम से कम जो है वो 3 के करीब जो है मिनिमम बॉडीज इसके अंदर फिट आ जाए, तब हम इसको हैमर कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हैमर है। चार्ट के टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी, बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप शेप्स याद कर लो, नजर आए तो आप उस पर एक्शन लो, या फिर आप जो है ना वो एक एक का नाम याद करते बैठे रहो कि टॉप पे बनने वाले का नाम क्या है, बॉटम पे बनने वाले का नाम क्या है। शेप सेम होती है। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो, हमने डोजी के अंदर स्टडी किया था कि यहाँ पे हमारे पास शेप सेम है। शेप सेम है, बस ये है कि वो कहते हैं ना इस चीज को कि, एक मिनट। अच्छा, वो कहते हैं ना, ये देखिए ये बेसिकली थी हैमर कैंडल है। ठीक है, और हैमर की लुक थोड़ी इस तरह की होती है। अच्छा, डोजी के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि शेप बिल्कुल सेम होती है, लेकिन उसके मुख्तलिफ नाम है। कहीं पे ग्रेव स्टोन डोजी है, कहीं पे लॉन्ग लॉन्ग लेग डोजी है, कहीं पे जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ठीक है, या इस तरह के मुख्तलिफ नाम होंगे, लेकिन एट द एंड लुक एक होगी, दिखने में एक जैसी होगी। तो बेटर यही है कि एक मेन नाम याद रखो, उसकी शेप याद रखो, आइडेंटिफाई करो, बॉटम पे बनी तो मार्केट ऊपर, टॉप पे बनी तो मार्केट नीचे। ठीक है, अब ये हैमर होता है ना, ये हैमर की लुक कुछ इस तरह की होती है। इसकी तरह का एक और होता है इन्वर्टेड हैमर, उसमें जो बॉडी होती है ना वो नीचे होती है। ठीक है, और विक ऊपर होती है। अब इसमें अगर आप देखो कि विक नीचे है, ऊपर कोई विक नहीं है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर यानी कि उल्टा हथौड़ा, जिसमें विक ऊपर होगी और बॉडी नीचे होगी। लेकिन बॉडी इतनी होगी कि उसको मल्टीप्लाई 3 किया जाए तो विक के अंदर पूरी आ जाए, इतनी बड़ी विक भी होनी चाहिए उसकी। तब हम इसको कहेंगे कि ये जो है वो हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हैमर। नेक्स्ट हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है। अच्छा, इंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, निगल जाना। जैसे सांप होता है ना, वो किसी भी चीज जानवर को निगल जाता है।
ठीक है। तो इंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना। अब ये जो है ना, ये हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। इसमें भी एट दी एंड कलर्स मैटर नहीं करते, लेकिन ये है कि आपको जरा इसकी लुक को याद रखना पड़ेगा। इसकी लुक में यही है कि सॉरी, टच स्क्रीन है ना लैपटॉप में, फिर वो इशू होता है बाद में। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कि एक कैंडल छोटी है, ठीक है, और अगली कैंडल इतनी बड़ी बनी है कि वो पिछली कैंडल की बॉडी इसकी बॉडी के सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि इसकी अगर बॉडी को इसके अंदर डाल दिया जाए तो बिल्कुल फिट आ जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो अगली कैंडल है वो पिछली कैंडल को निगल रही है, इसलिए जो है हम इसे नाम देंगे इंगल्फिंग कैंडल का, ठीक है। यानी कि निगलने वाली कैंडल। दो कैंडल्स होती हैं, एक कैंडल छोटी बनती है, उसकी बॉडी छोटी होती है, अगली कैंडल की बॉडी उससे बड़ी होती है, ठीक है। और जो अगली कैंडल की जो बॉडी होती है वो पिछली कैंडल की बॉडी को अपने अंदर फिट कर सकती है। मिसाल के तौर पे ये बॉडी अगर थोड़ी नीचे बनी होती, यानी कि इस बॉडी से बाहर निकली हुई होती, तो हम इसे इंगल्फिंग कैंडल नहीं कहेंगे। ये अगली जो बॉडी बनी है बड़ी, इस बड़ी की बॉडी की रेंज के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, ये कैंडल एक छोटी सी बनी है, अगली कैंडल बड़ी बनी है, लेकिन इसकी बॉडी इतनी बड़ी है कि पिछली वाले की बॉडी इसके अंदर फिट आ जाए, तो हम इसे कहेंगे इंगल्फिंग कैंडल। अब ये दो तरह की होती है, बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब बुलिश वही है जो चार्ट के बॉटम पे बनेगी और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। बियरिश वो होगी जो चार्ट के टॉप पे बनेगी और मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएगी। ये हमारे पास दो तरह की कैंडल्स होगी, एक इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग, और दूसरी जो है वो हमारे पास बियरिश इंगल्फिंग। अच्छा, इसमें जो है ना वो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इसी का ना ऑपोजिट कर ले, ठीक है। ये जो ब्लैक कैंडल आपको नजर आ रही है छोटी, ये अगर आगे बने, यानी कि पीछे वाली कैंडल बड़ी और आगे वाली कैंडल छोटी, तो इसको कहते हैं हरामी कैंडल। अब जापानीज जुबान के अंदर हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट औरत, ठीक है। अब प्रेग्नेंट औरत के अंदर आप अगर आप देखोगे उसको साइड पोज से देखोगे, तो पीछे एक बड़ा इंसान होता है, आगे एक छोटा इंसान होता है, ठीक है। तो ये जो कैंडल की शेप होती है, अगर पीछे बड़ी कैंडल और आगे छोटी कैंडल हो तो इसे हम कहते हैं हरामी कैंडल। समझ रहे? अब ये नाम भी आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। हम्म। हरामी कैंडल भी होती है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर एक हरामी कैंडल है, जिसमें पीछे बड़ी कैंडल बनती है और आगे छोटी। लेकिन इंगल्फिंग के अंदर पीछे छोटी कैंडल बनती है और आगे बड़ी कैंडल। और ज्यादातर जो यूज होती है वो इंगल्फिंग कैंडल यूज होती है। और इसी के ऊपर पूरी एक इंगल्फिंग थ्योरी भी है, जहाँ पे इसी कैंडल को देख के जो है वो ट्रेड की जाती है, और मोस्टली लोग उसका 200 200 300 डॉलर ले रहे होते हैं खैर, ये हमारे पास ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया, ये बेयरिश इंगल्फिंग है, ये हमने स्टडी कर लिया हुआ ऑलरेडी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द डार्क क्लाउड, ठीक है, यानी कि स्याह बादल की तरफ या स्याह बादल के ऊपर, ठीक है। तो या जो भी नाम दे लो, लेकिन इसमें ये होता है कि एक कैंडल ऐसी बनती है जिसमें कोई विक नहीं होती, और अगली कैंडल उससे भी बड़ी बनती है, उसमें कोई विक नहीं होती, लेकिन इसमें कलर मैटर करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे स्टोरी क्या होती है, कलर क्यों मैटर करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, इसके पीछे से सिंपल सी एक साइकोलॉजी है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है, कोई विक नहीं बनी, यानी कि बायर और सेलर का मुकाबला चल ही नहीं रहा था। अगर चल रहा होता ना तो विक्स बनती कि मार्केट यहाँ तक गई, फिर सेलर ने नीचे फेंक दिया, नीचे तक गई, बायर ऊपर ले गए। लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई विक नहीं बनी, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ बायर्स बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन अगली जो कैंडल बनी उसमें भी कोई विक नहीं बनी, उसमें सिर्फ सेलर से वो मार्केट को नीचे ले, अगली कैंडल जो बनी वो कुछ इस तरह की बनी। तो यहाँ पे हमें सीधी सीधी कंफर्मेशन है कि आगे जो है वो मार्केट सेल की तरफ है, क्योंकि सिर्फ सेलर्स हैं आगे, आगे बायर्स बैठे ही नहीं है। तो हम यहाँ से इस कैंडल की बेस के ऊपर सेल की ट्रेड लेंगे, ये चार्ट के टॉप पे बनेगा तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी। अच्छा, नीचे की तरफ क्या होगा कि नीचे अगर रेड कलर का बनता है, सॉरी ये देखें मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, अच्छा खासा जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास कोई बायर मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगली जो कैंडल बनी उसमें कोई सेलर ही मौजूद नहीं है, मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आई, कैंडल बनाई, कोई विक नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से इंडिकेट करेंगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसका नाम देखेंगे अगर हम, तो इसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। वो मतलब पियर्सिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंदर से घुस जाना, ठीक है। यानी कि अगर आप एक बुलेट की बात करेंगे,
वो जब आप उसे फायर करते हैं तो वो किसी भी चीज को चीरती हुई निकल जाती है, तो उसे कहते हैं पियर्सिंग होना, यानी कि किसी भी चीज को चीर के निकलना। तो इस कैंडल का नाम पियर्सिंग कैंडल है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें पहले हमारे पास सेल की कैंडल बनती है, फिर उसके बाद बाय की बड़ी कैंडल बनती है, उनमें विक्स नहीं होती, तो ये हमारे लिए इंडिकेशन होती है। ये बॉटम ऑफ द चार्ट बनेगा तो हम कहेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि अब सेलर मौजूद नहीं, अब सिर्फ बायर मौजूद है, ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं। ये जो कैंडल है ना, जिसमें कोई वीक नहीं होती, सिर्फ बॉडी होती है, उसे मारूबुजू कैंडल कहते हैं। यानी कि अगर सिंगल पैटर्न में देखें, ये तो दो कैंडल्स है ना, अगर सिर्फ सिंगल को देखा जाए तो इसे हम कहेंगे मारूबुजू कैंडल। अब ये भी जापानीज नाम है। मारूबुजू जो है ना, वो उसके अंदर कोई विक नहीं होती, उसमें सिर्फ बॉडी होती है, तो हम उसे कहते हैं मारूबुजू कैंडल। अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी आपको सिर्फ मारूबुजू नजर है, यानी कि ऐसी कैंडल जिसमें कोई विक ना हो, टॉप पे नजर आए तो मार्केट नीचे जाएगी, बॉटम पे नजर आए तो मार्केट ऊपर आएगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर उसके अलावा हमारे पास डार्क क्लाउड, पियर्सिंग पैटर्न। अब आ गया हमारे पास इवनिंग स्टार, शाम का सितारा। शाम के सितारे का सीधा सीधा मतलब ये है डाउनफॉल, यानी कि अंधेरा। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाएगी भाई। ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मोस्टली आपको नजर आता है। इसमें आपके पास एक बाय की कैंडल बनती है, फिर आपके पास डोजी बनता है, फिर आपके पास सेल की कैंडल बनती है। तो इसका मतलब ये टॉप पे, चार्ट के टॉप पे बनेगा, और जब ये आपको नजर आ जाए तो मतलब मार्केट जो है वो आगे नीचे की तरफ ही जाएगी, यानी कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। मार्केट जा ऊपर रही थी, लेकिन इस इवनिंग स्टार की वजह से, यानी कि एक बाय की कैंडल, फिर उसके बाद एक डोजी, फिर उसके बाद एक सेल की कैंडल, ये तीनों कैंडल्स को हम कहेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न, यानी कि शाम का सितारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, अब ट्रेंड को रिवर्स करके नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह, इसी अगर बॉटम पे बनेगा तो बॉटम पे हम इसे मॉर्निंग स्टार कहेंगे। मॉर्निंग स्टार भी दिखा देता हूँ कि पहले सेल की कैंडल, मार्केट नीचे आ रही थी, फिर डोजी बना जिसमें कोई बॉडी नहीं है, फिर उसके बाद बाय की कैंडल, और यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर रही है। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपने कल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस लगानी है ना, और मार्केट जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे पहुंच रही हो, तो उसको जूम करके आप कैंडल की शेप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी या नहीं होगी। जो भी कैंडल की शेप्स बनेंगी, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। कल एक बंदा मेरे से पूछ रहा था कि कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली ट्रेंड रिवर्स होगा या नहीं होगा। तो आप जूम इन करके कैंडल्स को भी देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वहां के ट्रेंड रिवर्स होगा या नहीं होगा, कैंडल्स की शेप्स बनी है या नहीं बनी। हाँ, फिर ये शूटिंग स्टार है हमारे पास, जो मैं पहले बता चुका हूँ। उल्टा हैमर जो है, ये मैंने पहले बता दिया हुआ है, इन्वर्टेड हैमर के नाम से ये आपके सामने है। अच्छा, ये हरामी कैंडल में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसमें बड़ी कैंडल पीछे और छोटी कैंडल आगे, इसे हम हरामी कैंडल कहेंगे। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये मारूबुजू है। मारूबुजू में कोई विक नहीं होती हमारे पास, इसमें सिर्फ बॉडी होती है, तो इसे हम मारूबुजू कहेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पिनिंग टॉप के ऊपर। स्पिनिंग टॉप बेसिकली कहते हैं लट्टू को। अगर आप पुराना दौर याद हो तो वो लट्टू पे रस्सी लपेट के ना, वो ऐसे जोर से रस्सी को खींचते थे, वो लट्टू घूमना शुरू हो जाता था, जिसे आज के दौर में बेब्लेड कहते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्लेड होता है, या वो जो हमारे पास लट्टू होता है, वो जब घूम रहा होता है ना, तो उस टाइम जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की होती है। यानी कि बीच के अंदर एक छोटी सी बॉडी, बाकी ऊपर भी नोक नीचे भी नोक। ठीक है, बीच के अंदर छोटी सी बॉडी, ऊपर भी नोक नीचे भी नोक, यानी कि ऊपर विक नीचे विक, और बीच में छोटी सी बॉडी बिल्कुल दरमियान में, तो इसे हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप, यानी कि एक लट्टू की शेप होती है। आप कहीं पे भी ये पैटर्न देखो, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी, ये बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अभी स्पिनिंग टॉप्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, थ्री ब्लैक क्रॉस, तीन काले कौवे। ठीक है, अब तीन काले कौवे आप इससे खुद ही जो है ना वो समझ जाएंगे कि तीन काले कौवे जो है ना वो एक बुराई की अलामत है या खतरे की अलामत है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यही हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरेगी। आप चार्ट के टॉप पे देखते हैं कि तीन कैंडल्स लगातार रेड कलर की बनती हैं, यानी कि नीचे की तरफ। तो ये भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि मार्केट आगे नीचे जाएगी, क्योंकि लगातार सेलर बैठा हुआ है यहाँ पे। लगातार सेलर जो है ना वो रेड कैंडल्स बनाई जा रहे हैं, इसका मतलब सेलर्स बहुत है। हम भी सेलर बन जाते हैं और उनके साथ मिल के फायदा कमा लेते हैं।
अगर ऑपोजिट जाएंगे तो हो सकता है कि कम तादाद होने की वजह से हमें नुकसान हो जाए। तो ये तीन ब्लैक, थ्री ब्लैक क्रॉस, तीन काले कौवे जो है वो इस तरह के हैं। ये ब्लैक कलर में इसलिए है क्योंकि उस टाइम के दौर में जब ये लॉन्च हुई थी, ये पैटर्न लॉन्च हुआ था, उस टाइम ब्लैक और वाइट कैंडल्स चलती होती थी। अब चूंकि रेड और ग्रीन है, तो आप जो है वो थ्री रेड क्रॉस कह सकते हो। नहीं भी कहना तो थ्री ब्लैक क्रॉस इसका नाम रहेगा, तीन काले कौवे। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे गिरेगी। आगे आए थे थ्री वाइट सोल्जर्स, ठीक है, तीन सफेद सिपाही, ठीक है। यानी कि अगर तीन कैंडल्स लगातार बाय की बनती है तो इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, हम भी बाय करके प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्विजर, ठीक है। अब ट्विजर का आपको पता होगा, आपके घरों में भी होगा ट्विजर। ट्विजर बेसिकली चिमटे को कहते हैं जिससे रोटियां ऊपर नीचे होती है। तो चिमटे की अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो उसको होल्ड करने के लिए पीछे हमारे पास एक ग्रिप होती है, लेकिन आगे आप देखेंगे तो दोनों ऊपर से बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये ट्विस्ट द टॉप की अगर बात करें तो ये दो कैंडल्स बनती हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। दो कैंडल्स बनती है, नीचे विक्स होती है, ऊपर कोई विक नहीं होती, और दोनों की बॉडी बिल्कुल एक लाइन में बराबर होती है, ठीक है। यानी कि एक चिमटे की शेप में, जिसे हम ट्विजर कहते हैं। ट्विजर आपने वो भी देखा होगा कि वो सर्जन वगैरह ने रखा होता है, ठीक है, वो कुछ पार्टिकल छोटा सामान उठाने के लिए। या अक्सर मूवीज में भी आपने देखा होगा कि वो हीरो जख्मी होता है तो उसकी बॉडी में से बुलेट निकाल रहे होते हैं ट्विजर से। तो ट्विजर जो होता है ना, बेसिकली एक चिमटा होता है, या चिमटी होती है। ये इसकी शेप अगर आप नोटिस करेंगे तो ऊपर से ये बराबर होता है, नीचे से इसको पकड़ने के लिए ग्रिप होती है। यानी कि ट्रेडिंग की जुबान में नीचे विक्स होती है, ऊपर विक कोई नहीं होती, और ऊपर से बॉडी बराबर होती है। तो ये हमारे पास ट्विजर टॉप है, यानी कि ये चार्ट के टॉप पे बनेगा और इसका मतलब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। और ये जो है ना ट्विजर बॉटम है, यानी कि नीचे जो है वो ये शेप बराबर होगी और ऊपर विक्स होंगी, ये चार्ट के बॉटम पे बनेगा और मार्केट ऊपर आएगी। इसे हम ट्विजर्स कहेंगे, ठीक है। ये ट्विजर्स की एग्जांपल है, कुछ इस तरह के बनते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, कुछ इस तरह बन रहे होते हैं कि ऊपर जो मर्जी हो, ऊपर विक्स हो, विक्स बनी है, सारा कुछ है, ऊपर टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन नीचे से बिल्कुल बराबर है। चार्ट के बॉटम पे बना है, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब मैं जो है ना नेक्स्ट फिर आपको समझाऊंगा। अच्छा, ये स्टिक सैंडविच, डम्पलिंग टॉप पैटर्न, फ्राई पैन बॉटम, ठीक है, ये फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। आप इनमें ना ही पड़े तो बेहतर है, ठीक है। आप जो है वो नेक्स्ट कोशिश यही करेंगे, जितनी मैंने आपको कैंडल्स बताई हैं ये इंपॉर्टेंट थी यहाँ तक। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमें कंफर्मेशन कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो शुरू में आते हैं, और हमारे पास एक पैटर्न था, इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, निगलने वाला पैटर्न। अब यहाँ पे जो है ना, आप चार्ट में इस चीज को समझिएगा कि ये हमारे पास इंगल्फिंग पैटर्न है, जिसमें पीछे छोटी कैंडल है, यानी कि पीछे वाली जो बॉडी है ये छोटी है, और आगे वाली बॉडी बहुत बड़ी है, ठीक है। अब ये तो कैंडल बन गई। अब मुझे कैसे कंफर्म होगा कि वाकई आगे मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर ही रहेगी? तो इसको कंफर्म करने के लिए हम इसके वेरी नेक्स्ट कैंडल, जो अगली कैंडल है, इसका वेट करेंगे, इसको बनने देंगे। अगर इस बॉडी का जो एंड है, या जो बॉडी का ये वाला हिस्सा यहाँ पे अगर आप देखें, इसका जो एंड है ये पिछली वीक से नीचे बनता है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी, ये हमारे पास कंफर्मेशन है। अगर नहीं बनता, अगली कैंडल ऊपर की तरफ बन जाती है, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये जो इंगल्फिंग बनी है ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है कि हम इसकी बेस पे ट्रेड ले सकें। सिर्फ आप इंगल्फिंग को देखेंगे, इन कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के आप फैसला ले लेंगे, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि आपकी ट्रेड जो है वो रिस्की हो। अदरवाइज अगर आप कंफर्म करके ट्रेड करेंगे फिर तो आपको कंफर्मेशन मिल गई, फिर आप खुल के ट्रेड करें, कोई मसला नहीं है। आपकी जो वेरी नेक्स्ट कैंडल होगी वो जो है वो आपको कंफर्म करेगी कि आगे मार्केट की कंडीशन क्या हो सकती है, अगर उसकी जो बॉडी है वो पिछली विक से नीचे बनेगी तो, ठीक है। यानी कि ये जो कैंडल है वो पिछली कैंडल से नीचे बननी चाहिए, सादा लफ्जों में। तो हम कंफर्म कर देंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल नीचे की तरफ बन गया, अब मार्केट नीचे ही जाएगी, मैं खुल के ट्रेड लूंगा, अच्छा सा एसएल लगाऊंगा, अच्छा सा टीपी लगाऊंगा और साइड पे हो जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं रैंडमली कोई और एग्जांपल उठा लेता हूँ, इस पे उठाए इन्वर्टेड हैमर पे चार्ट मेरे प्यार से दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है, ये हमारे पास बना है इन्वर्टेड हैमर, यानी कि एक उल्टा हथौड़ा। अब ये जो कैंडल बनी है इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है ये हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल है। अब यहाँ पे देखें कि हमारी बाइक की जो ट्रे होती है, कैंडल होती है, वो हमेशा नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है।
लेकिन आप देखें कि ये कैंडल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक थी, यानी कि नीचे से शुरू होकर यहाँ तक थी, लेकिन अगली जो कैंडल है वो बिल्कुल इसके ऊपर क्लोज हुई है। यानी कि ये जो बॉडी है ये पिछले वीक से ऊपर है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कंफर्मेशन है कि ये मार्केट वाकई अब ऊपर जाने वाली है। पहले मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जाएगी, ये हमारे पास कंफर्मेशन आ गई। अब इस कंफर्मेशन की बेस के ऊपर मार्केट आगे अपनी डायरेक्शन को ऊपर की तरफ ले जाएगी, यानी कि बाय की तरफ। यहाँ पे मेरे जैसा बंदा अगर बाय लेगा तो वो अच्छे खासे फायदे में रहेगा। ठीक है, उस तरह सबके ऊपर यही एग्जांपल लागू होगी कि हम कंफर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास हरामी कैंडल है। अब हरामी ये बनी है, पीछे बड़ी कैंडल आगे छोटी कैंडल। इसकी बॉडी जो है ना वो आगे वाली जो बॉडी है पिछली बॉडी के अंदर फिक्स आ सकती है, तो हम इसे हरामी कैंडल का नाम देंगे। नेक्स्ट कैंडल आप नोटिस करें, इसकी जो बॉडी ऊपर है वो यहाँ पे क्लोज हुई है पिछली वीक से बिल्कुल ऊपर। तो ये हमारे पास सीधी सीधी कंफर्मेशन है कि मार्केट आगे बाय ट्रेंड के अंदर है। तो ये हर जगह पे आपको नजर आएगा, ये आपके लिए कंफर्मेशन वाला पॉइंट होगा। कंफर्मेशन करके ट्रेड करेंगे तो हेल्दी ट्रेड होगी, नहीं करेंगे तो रिस्की ट्रेड होगी। अगर सिर्फ कैंडलस्टिक को देख के पैटर्न को देख के आप ट्रेड ले लेंगे तो आपके लिए वो रिस्की भी हो सकता है। तो ये आज का ओवरऑल टॉपिक है। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप चैट में पूछ लो। ये आप लोगों ने चैट में हंसने वाली इमोजी भेजे हुए हैं, किस बात पे भेजे हुए हैं? अच्छा, बुलिश हरामी के ऊपर। मैं भी हंसा था पहली बार। सर इस चार्ट का टाइम फ्रेम क्या है? देखें जी, टाइम फ्रेम आपको मैंने कल भी यही बात बताई थी, आज भी बता रहा हूँ कि टाइम फ्रेम आप चूज करते हैं अपने हिसाब से। हर टाइम फ्रेम की डिफरेंट कैंडल होती है। ठीक है। अब पॉसिबल है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास ये अभी जैसे भाई ने लिखा हुआ बुलिश हरामी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास बुलिश हरामी बन रहा हो, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर वही हैमर बन रहा हो। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको डिफरेंट लुक देते हैं, हर टाइम फ्रेम की कैंडल डिफरेंट होती है। आपने चूज करना है कि आप किस टाइम फ्रेम पे करेंगे तो उसकी कैंडल्स को नोटिस करेंगे। माशाल्लाह जबरदस्त नॉलेज है, बहुत शुक्रिया जी। किसी का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछ ले ताकि क्लियर करें। अच्छा, मुझे ना चैट में एक दफा ये बता दें कि आपको कंफर्मेशन वाला कंसेप्ट समझ आ गया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही था। एक बार और समझा दीजिए ब्रदर, मैं आई थिंक आधा घंटा या 25 मिनट तो हो ही गए होंगे समझाते समझाते, तो मैं दोबारा समझाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। फिर इसमें यही है कि जब मैं रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड करूं तो आप फिर से सुन लीजिएगा। ROI एंड MDI ATC वाला टॉपिक किस दिन होगा? मैं नहीं करवाता भाई ये टॉपिक। सॉरी ब्रो, मैं लेट हो गया। नो प्रॉब्लम ब्रदर। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस फ्री अपॉर्चुनिटी सर, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। सर यूट्यूब पर देख लेंगे। ठीक है जी, देख लीजिएगा। सर कंफर्मेशन कैंडल 3 4 कैंडल के बाद क्लोज हो तो एंट्री ले सकते हैं? ये देखे ना, ये सवाल किया ना जबरदस्त। अब अच्छा, आपके वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होती है, आपका जो पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है चार्ट के बॉटम पे या टॉप पे, तो आपकी वेरी नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्म करती है। अगर वो कैंडल आपको कंफर्म नहीं करती, हाँ वो उसी की रेंज में आ जाती है या कुछ और बन जाती है, तो आप उससे नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। ऐसे कम से कम आप 3 कैंडल्स का करेंगे। अगर उसके बाद भी आपको नहीं मिल रही तो फिर आप उस पर कोई रिस्क नहीं लेंगे, फिर आप चुप करके उसको स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वेट करेंगे अपने हाई या लो का कि जहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न कोई ना कोई बन रहा हो। यूट्यूब पे है भाई ये वीडियो ब्रदर, अभी तो रिकॉर्ड हो रही है ना, तो ये अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मजीद किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। सर डोजी बहुत सारी बनती है, उसका क्या करें? उसके लिए मैंने बताया था कि जब आप चार्ट पैटर्न्स को देख के चल रहे होते हैं, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर डोजी बन रहा है तो आपके पास तो बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी डोजी बनते हैं, तो फिर अगर वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो बेहतरीन है।
आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये चार्ट का लोएस्ट पॉइंट है या अपर पॉइंट है? अभी मैं बता के हटाऊंगी, स्पॉट रेजिस्टेंस लगा के आपको पता चलेगा। सर चार्ट पैटर्न पे टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट रहता है जिस पे एग्जैक्ट वक्त वर्क करे? देखो हर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट अपना उसका चार्ट की मूवमेंट होती है। तो इस पे कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि इसी पे परफेक्ट काम करेगा, आप ये वाला यूज करें। आपको सारे अलग अलग स्टडी करने पड़ेंगे। किसी पे आपको बड़ी बेहतरीन इंडिकेशन मिल रही होगी, दूसरी साइड पे आपको लग रहा होगा ला मार्केट ने जाना ही कोई नहीं। ठीक है, लेकिन आप जिस टाइम फ्रेम पे बैठे होंगे जहां पे आपको लग रहा होगा, हो सकता है कि अगली बार उस टाइम फ्रेम पे ना लग रहा हो, किसी और टाइम फ्रेम पे लग रहा हो। तो आपको सारे टाइम फ्रेम वन बाय वन साथ लेके चलने पड़ेंगे। सर एसएल कितने पिप्स का लगाएंगे? ये आप पे डिपेंड करता है ना, कि आप 20 पिप का लगा लें, आप 10 पिप का लगा लें, आप 30 पिप्स का लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है ना। या आप बड़ा एसएल लगाएंगे तो इसका मतलब एसएल हिट होने के कम चांसेस होंगे, छोटा एसएल लगाएंगे तो हिट होने के ज्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट हर बार हमारी मर्जी के मुताबिक ही चले। मार्केट झटका लगाएगी, ये आपका एसएल हिट हो जाएगा अगर करीब लगा हुआ है। दूर लगा हुआ है तो नहीं हिट होगा, मार्केट रिवर्स आ जाएगी, आपके पॉइंट पे टीपी हिट हो सकता है। सर वैसे मैं ट्रेडिंग में कितने पैसे डालना, मुझे समझ ही नहीं आई ब्रदर, आपने क्या लिखा हुआ है? दोबारा लिखे। सर आप कैंडल पैटर्न और चार्ट पैटर्न की पिक सेंड करें, कर सकते हैं ग्रुप में? कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखूंगा। अदरवाइज आपको मिल तो जाएंगी, गूगल भरा पड़ा है इस चीज़ से। सर अब जो मार्केट है उसकी मूवमेंट क्या है नेक्स्ट? अब देखें जी ब्रदर, वो एक अलग चीज़ हो जाती है ना। अब मैं इसी हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि आपका आज का जो टॉपिक है ना, उस पे बात करें। अब वो जो मार्केट है उसकी क्या कंडीशन है, मुझे अलग से उसको देखना पड़ेगा। और अलग से देख देख के मैं आगे बता सकता हूँ कि आगे मूवमेंट क्या हो सकती है। ठीक है, वो फिर अलग टाइम टेकिंग चीज़ है। इसलिए मैं उस चीज़ पे आपसे माजरत करूंगा। आप जो है ना वो आज के टॉपिक से रिलेटेड सवाल करेंगे तो आसानी होगी, ताकि दूसरों को भी समझ आ जाए ना। अब लोग सवाल लेके बैठे हैं, मैं आज की मार्केट बताना शुरू कर दूँ, उनके भी जहन से चीज़ें निकल जानी है। सर राइजिंग स्टार बॉटम पर बन जाए तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? राइजिंग स्टार बॉटम पर, देखिए राइजिंग स्टार आप किस तरह का, शूटिंग स्टार बनता होता है बॉटम पे। आप पहले ये बताएं कि आप राइजिंग स्टार किसको कह रहे हैं? राइजिंग स्टार तो होती नहीं है मेरे ख्याल से कैंडल, या तो शूटिंग स्टार होती है, या मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार होती है। आप मुझे कंफर्म करें आप किसकी बात कर रहे हैं। सर दिन में कितना टाइम दे ट्रेडिंग में? देखिए अगर आप रियल फंड लगा के जब बैठेंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 1 घंटे से 2 घंटे अकेले बैठ के, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तब ट्रेड करें। उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो एक्सेप्ट करें और निकल जाए, अगले दिन जाके ट्रेड करें, सब्र के साथ चलें। एक ही दिन में बैठ के पूरे साल के कमाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर अगले 2.5 साल का नुकसान भी करा सकते हैं आप। और 2.5 साल के नुकसान में सिर्फ पैसा नहीं जाता, इज्जत भी जाती है। जाहिर सी बात है, किसी से लेंगे पैसा अबू सही है इधर उधर, या अपना कमाया हुआ, तो जब ट्रेडिंग में उड़ा देंगे तो माशरे में क्या इज्जत रहेगी? समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो इसलिए सब्र से लेके चलेंगे तो बेहतर है। सर हम ट्रेडिंग में कितने पैसे लगा सकते हैं और हमें कितने लगाने चाहिए? ब्रदर इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी भी दे चुका हूँ। मिनिमम $10 का डिपॉजिट होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, मोस्टली ब्रोकर्स के ऊपर। और मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं उतना करें। कितना करना चाहिए? अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो $100 से स्टार्ट करें। हाँ अगर आपको पता है कि आप टाइम लगा के बैठे हुए हैं, तो एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ट्रेडिंग में जितनी बड़ी इक्विटी होती है उतना रिस्क कम होता है। जितना ज़्यादा पैसा होगा अकाउंट के अंदर, उतना रिस्क आपका कम होगा, यानी कि लॉस के चांसेस कम होंगे। जितना छोटा पैसा होगा उतना लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे अब मेरे जैसा बंदा $10 का डिपॉजिट करता है,
और वो एक दो ट्रेड्स लेता है बिल्कुल बिगनर होने के बावजूद। तो अगर ट्रेड लॉस में गई तो $10 उड़ गया, फिर उसको नया डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहीं पे मेरे पास $100 है। अब उस $100 को जो है वो मैं उसमें मेरा $10-20 का नुकसान भी हो जाता है। तो पीछे $80 पड़ा हुआ है उसको कवर करने के लिए। मैं वेरी नेक्स्ट डे उसको कवर भी कर सकता हूँ। मेरा वापस 100 भी बन सकता है, 100 से ऊपर भी बन सकता है। तो बड़ी इक्विटी जो है ना वो आपको फायदे में रखती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ब्रदर फर्स्ट प्रॉपर लर्न देन अर्न, बिल्कुल बेहतरीन बात की है। अच्छा भाई पूछ रहे हैं इवनिंग स्टार का। ब्रदर पॉसिबल ही नहीं है ना कि इवनिंग स्टार जो है वो बॉटम पे बन जाए। हम्म? वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। बॉटम पे बनने का मतलब ये है कि मार्केट नीचे आ रही थी, फिर डोजी बना, फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। अब ये क्या कहते हैं, सॉरी, ये तो हमारे पास मॉर्निंग स्टार हो गया ना, मार्केट नीचे आ रही थी और ऊपर की तरफ गए। इवनिंग स्टार टॉप पे बनता है, मार्केट ऊपर जा रही थी और नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई, तो ये इवनिंग वहां पे बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि इवनिंग जो है वो बॉटम पे बन जाए। बॉटम पे आपका मॉर्निंग स्टार ही बनेगा, टॉप पे आपका इवनिंग स्टार बनेगा। पॉसिबल नहीं है ना इस तरह। अच्छा सर, आपका फेवरेट पैटर्न कौन सा है कैंडलस्टिक में जिसपे आपको 99% श्योर शॉट होते हैं? इंगल्फिंग ब्रदर, इंगल्फिंग। इंगल्फिंग कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ज़बरदस्त है। इंगल्फिंग के अलावा आपको वो 3 ब्लैक क्रोज और 3 वाइट सोल्जर्स ये भी है, और इसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग इवनिंग स्टार जो है ना ये आपको बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम नजर आएगा। लेकिन ये मिल गया ना तो फिर बड़ा मजे ही मजे हैं भाई। सर कौन सा ऐप अच्छा है ट्रेडिंग के लिए? ब्रदर वो उसके लिए पर्सनल में कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा मैं एक्सनेस या मेटा 5 पे काम नहीं करता, मैं वर्टेक्स पे काम करता हूँ थोड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से। बट ये है कि अब वो प्रॉब्लम हर बंदे को बता थोड़ी सकते, उनको समझ भी नहीं आनी। अच्छा सर, मैं सो रहा हूँ कि हूँ मैं भी सीख सकता हूँ। देखें ब्रदर, अगर क्लास में ये चीज़ों की समझ आ रही है तो इसका मतलब सीख सकते हैं। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपकी पिकिंग पावर होना ज़रूरी है। नहीं तो बड़ी उम्र का बंदा भी आके बैठ जाएगा, उसकी पिकिंग पावर नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं करता, तो उसके लिए 1 साल के अंदर भी उसको ट्रेडिंग नहीं आएगी। नहीं तो जिसको समझ आती है तो वो अगले ये जो 10 क्लासेज हैं टोटल 10 दिन लगेंगे, 10 दिन में भी उसको ट्रेडिंग की समझ आ जाती है। मैं कर सकता हूँ ब्रदर, हर बंदा कर सकता है। इसमें ना तो एज लिमिट है, ना आपके जेंडर की लिमिट है, ना आपके कलर की लिमिट है, ना आपके अमीर गरीब होने की लिमिट है, ना ही आपकी डिग्री चाहिए होती है। ये फील्ड आपको हर लिहाज से एक्सेप्ट करती है। यहाँ जो है कहीं नहीं, बिल्कुल जी, ऐसे ही। कहीं नहीं से मुराद ये है कि इसके मुकाबले पे कोई फील्ड नहीं है ना। मुकाबले पे तो वैसे देखा जाए तो बाइनरी और अपना क्रिप्टो, उसके अलावा वो कलर ट्रेडिंग और पता नहीं क्या क्या, एट द एंड होता पीछे ट्रेडिंग ही है। ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिंग टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो बिजनेस है, जिसको करने से काफ़ी लोग पैसा कमा रहे हैं। बट इसके मुकाबले में कोई ऐसी फील्ड आ जाए जो ट्रेडिंग को भी क्रॉस कर जाए फाइनेंस के लिहाज से, तो वो अभी तक कोई है नहीं। आगे का अल्लाह बेहतर जानता है। भाई हम कंफर्मेशन भी कर लेते हैं, फिर हमें लॉस क्यों होता है? फिर यही होता होगा कि आप अगर अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है वो अब बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे नहीं बना होगा, और आप ये समझ रहे होंगे कि ये लोएस्ट पॉइंट पे बना है, यानी कि आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस सही नहीं लगी होगी। सर लॉट ऑफ थैंक्स, यू आर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आपका भी बहुत शुक्रिया। स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है ये बता दें। ये बताने के लिए 2 महीने का टाइम लगेगा ब्रदर। जज़ाकल्लाह। अच्छा ये सवाल हो गए हैं। मज़ीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें ताकि मैं आंसर कर लूँ, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। शॉर्ट में यही होता है कि आप खुद को ट्रैप्स से किस तरह बचाते हैं मार्केट के अंदर। स्मार्ट मनी कंसेप्ट की थ्योरी के अंदर कि मार्केट में डिफरेंट ट्रैप्स होते हैं, बड़ी बड़ी शार्क्स, डायनासोर्स या वेल्स। ये मैं नाम ले रहा हूँ उन लोगों के जिनके बड़े बड़े फंड्स होते हैं, जो इंतजार में बैठे होते हैं कि एक ऐसा इंडिकेशन आए, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सब लोगों को लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, वहां पे हम नीचे फेंक देंगे मार्केट को। जहां पे लोगों को लग रहा हो मार्केट नीचे आएगी, हम जो है वो ऊपर फेंक देंगे। अब वो लोग कब एंट्री लेते हैं, किस डायरेक्शन में एंट्री लेते हैं, वो हमें पता चलता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर। तो जहां पे लोगों के लिए ट्रैप होता है, हमारे लिए वो फायदा है।
हमारा सबसे बड़ा एनिमी जिस डायरेक्शन में ट्रेड लेगा बड़े फंड के साथ, अगर हम भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लें तो हम फायदे में रहेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो हम नुकसान में रहेंगे। एनिमी हमारा फायदे में रहेगा। ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर समझ में आता है कि हम ट्रैप से किस तरह बच सकते हैं, या डायनासोर वेल या शार्क से किस तरह बच सकते हैं। ठीक है। तो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है बेसिकली। अच्छा, फर्दर ऑन किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। भाई आपने बताया था फॉरेक्स मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर ये टाइकॉन्स कैसे कंट्रोल करते हैं? ये कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मिसाल के तौर पे भाई अचानक से जो है वो इतना बड़ा फंड डल जाएगा तो कोई ना कोई तो बड़ी कैंडल बनेगी। हाँ। अभी इसमें ये नहीं होता कि आप जो है ना वो देखेंगे कि जी वो $3400 पे गोल्ड चल रहा है या $3600 पे गोल्ड चल रहा है, तो अचानक से कोई बीच में आके किसी ने पैसा डाला और वो सीधा $2000 पे पहुंच गया ना। ऐसा नहीं होता भाई। इसमें ये होता है कि जहां पे आपका एसएल लगा होता है ना, मार्केट वहां तक जाके आपका एसएल उठाती है, आपका लॉस उठाती है, और वापस अपने डायरेक्शन में दोबारा चल पड़ती है। वो उसमें भी उनके लाखों डॉलर लग जाते हैं सिर्फ उतनी कैंडल को हिलाने में। समझ रहे हैं? तो ये ट्रैप्स होते हैं बेसिकली। आपने एक जगह पे एसएल लगाया, इसको एसएल हंटिंग कहते हैं। ये जो टाइकोन्स होते हैं ना, ये एसएल हंटिंग करते हैं बेसिकली। इनको पता होता है कि लोगों ने मैक्सिमम अब यहाँ पे एसएल लगाने हैं, 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप, इसी रेंज में। तो वो एसएल तक अपनी जो है ना पैसा डाल के वहां तक कैंडल को लेके जाते हैं ताकि आपके एसएल हिट हो, उनको प्रॉफिट हो जाए। ये ट्रैप्स होते हैं बेसिकली। और ये कोई इतने बड़े नहीं होते कि इसमें पूरी मार्केट कंट्रोल हो जाए, ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, 5-10 मिनट में सारा ट्रैप खत्म हो जाता है। मार्केट वापस वापस अपनी डायरेक्शन में आ जाती है। हाँ, पोवल के बोलने पे भी ऐसा होता है, बिल्कुल मैंने कल बताया था पोवल के बोलने के ऊपर। लेकिन वो भी थोड़े टाइम के लिए होता है। जितनी भी न्यूज़ ट्रेडिंग होती है आपके सामने होता है कि थोड़ी देर के लिए होती है, 5-10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद वापस कैंडल्स ठीक हो जाती है, वापस नॉर्मल चलना शुरू हो जाती है मार्केट। यार सुना है ब्रोकर भी हमारा अकाउंट वाश कर देते हैं। फिर वो दूसरे ब्रोकर्स होंगे ना, जो गाली वाला ब्रोकर होता है, फिर वही होंगे। ये जो है ना उकाशा उकाशा भाई, बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये एक तो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, दूसरा ये कि इस पे बात अगर की जाए ना तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कोई कहता है कि मैंने इस पे करना है, तो कोई कहता है मैंने उस पे करना है। जो जहाँ सेटिस्फाई है फिर बंदा वहां पे क्या कह सकता है। अब मुझसे पूछेंगे, मैं MT5 की इतनी खामियां निकाल के बता दूंगा, लेकिन दूसरा बंदा कहेगा भाई MT5 को कैसे गलत कह रहा है। चैट जीपीटी से पूछो तो वो भी कहते हैं MT5। अगर मैं लोगों से पूछूं, लोग भी MT5 कहते हैं। ये बंदा अनोखा आ गया जो MT5 के खिलाफ बोलता है। लेकिन मैं वहां पे चुप रहता हूँ क्योंकि लोगों की अपनी मर्जी है, उनका जहाँ दिल करता है वहां करें। सर ये जो क्यूटेक्स है, इस पे रियल ब्रोकर होते हैं या क्या भाईजान? कौन सा सवाल करे जा रहे हैं? बाइनरी ट्रेडिंग है आपका फेवरेट यूट्यूबर। आप सबका फेवरेट यूट्यूबर दकी भाई जेल में है इसके चक्कर में, आप कहते हैं कि यार ये बेकार चीज है, ना जाए इनके पीछे। बाइनरी के पास तो बिल्कुल ना जाए ना। अच्छा, मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलें। जी जी भाई, नेक्स्ट क्लास में मिल लेंगे, कोई नहीं। अगर जिसने जाना हो, वैसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से एंड हो गए हैं। किसी ने जाना हो तो वो जा सकता है, फिर मैं भी जो है ना वो रिकॉर्डिंग एंड करने लगा हूँ। फर्दर किसी ने बात करनी है तो बैठ जाए, अदरवाइज फिर एंड करते हैं।